तुमने एक कहावत सुनी है, डूबते को तिनके का सहारा। इनको लिए तो ये तिनका भी नहीं है। हाँ बताओ बताओ बताओ। होगी होगी मतलब इन फ्यूचर। आज तुम्हारी सोशल की क्लास है ना? आज तो होगी। आज कौन सा डे है? आज क्यों नहीं है सोशल की क्लास? है ना, तुम मना क्यों कर रहे हो? आज पूछ लेना सर से डीपली। क्या चीज? आपको क्या कैसे पता लगेगा? अब देखो, क्लासेस ना लेने का कुछ तो नुकसान होना चाहिए। स्कूल में तो पढ़ते होगे, स्कूल के टीचर को बोल देना, बोलो एक बार ये डिस्कस करो। चलिए लास्ट क्लास में जो जो पढ़ा है वो सब लिखते चलेंगे फटाफट। दोबारा से लिखो। वो तो फ्लो चार्ट बना के लिखा होगा ना आपने, बढ़िया से लिख दिया था। कोई बात नहीं, मेरी तसल्ली के लिए लिख लो, जल्दी जल्दी लिखेंगे, बातें नहीं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us, it is a form of energy that gives us sensation of vision. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लाइट क्या है। लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। If there is no light, तो we will not be able to see objects. So what is light? Light is a form of energy that gives us sensation of vision, यानी किसी चीज को देखने के क्षमता प्रोवाइड करके, that is known as light. नेक्स्ट चैप्टर के नाम की ही डेफिनेशंस लिखते चलेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे रिफ्लेक्शन। देखिए हमने डिस्कस किया था that whenever the light ray strikes on a surface there are three different possibilities. First possibility is that the light ray will get absorbed, उन्हें absorb कर लिया जाएगा। Generally the black color does that, वो light rays को क्या कर लेता है? Absorb कर लेता है। Second, the second possibility is after striking the surface it will bounce back, it will bounce back, that is known as reflection. तो लिखेंगे when a ray strikes on a shiny surface अब मैं एक टर्म लिखूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। एंड बाउंसेस बैक, एंड बाउंसेस बैक, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को एक बार सब यहां पे देखो। एंड बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, कि गाइस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। अब उसी मीडियम में मतलब क्या है आप, हाँ बिल्कुल, एयर टू एयर। जैसे हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास तक, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था। रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एयर है तो पीछे क्या है, वाटर है, याद है? तो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, तो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन? ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज है ना, जो लाइट रेज हैं वो आ रही है सरफेस पे, स्ट्राइक कर रही है और बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में जा रही है। बाउंस बैक होकर क्या हो रहा है, उसी मीडियम में जा रही है। तो मैंने क्या कहा, अब अगर आप डेफिनेशन को देखो तो मैंने क्या कहा, व्हेन अ रे स्ट्राइक्स ऑन अ शाइनी सरफेस, जब एक रे आए और एक शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करे एंड बाउंसेस बैक, बाउंस बैक कर जाए इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, सच फिनोमेना
इज नोन एज, ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। Now the next point, the ray that is coming and striking on the surface, the ray that is coming and striking on the surface is known as incident ray. This is known as incident ray. And the ray that bounces back is known as reflected ray. And जहां पर भी ये इंसिडेंट कर रही है, इस पॉइंट पर जब मैं सरफेस पर इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊं, मेरी बात को समझना कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है यहां भी हो सकता था, ये 90 डिग्री का एंगल यहां भी हो सकता था, लेकिन हम कौन सी नॉर्मल की बात कर रहे हैं? हम उस नॉर्मल यानी उस परपेंडिकुलर की बात करें जो कहां पर बताया गया है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंस रे में स्ट्राइक करा उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये यही वाला होगा। इस रे को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। मैं इन डेफिनेशन ये सब नहीं लिखवा रहा हूं। क्या सब नहीं लिखवा रहा हूं इन डेफिनेशन कि इंसिडेंट रे क्या होती है, अदरवाइज मैं लिखवाता द रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। वो रे जो सरफेस पे स्ट्राइक करेगी दैट इज नोन एज इंसिडेंस रे। इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक होकर जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये सब मैं मेंशन नहीं करा रहा हूं, लेकिन हाँ एक चीज जरूर मैं आपको लिखवाऊंगा, वो सुन लो जरा। क्या लिखवाऊंगा मैं? हमने कहा नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने कहा प्लीज मेक अ हेडिंग angle of incidence, angle of incidence. The normal is the ray that is forming a 90 degree angle on the surface at the point of incidence. कि point of incidence पर जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसे आप बोलोगे नॉर्मल रे। लिखवा दोगे डेफिनेशंस? किसी को लगे कि सर लिखवा दो इंसिडेंट रे वगैरह तो बताओ। नहीं, इतना रिक्वायरमेंट पड़ती भी नहीं। लिखो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच जो एंगल बनता है that angle is known as angle of incidence. इसे क्या कहा जाता है? angle of incidence कहा जाता है। the ray that bounces back after striking on the surface. याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय एंगल स्मॉल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय एंगल स्मॉल आर। कैपिटल तेज बोलो। एल एन नॉर्मल रे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताइए। अश्विन लिख लो।
ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मैं बिलीव नहीं करता था उस समय इन चीजों। सच बताऊं, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले सीटेट का एग्जाम था, सीटेट का, जिसके जैसे आप टीचर की जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। तो मैंने सुना बहुत जगह कि वो तो पेपर में जो सीटेट का एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पढ़ाई तो खूब करी, लेकिन मैंने ना पिछले साल का कुछ उठा के नहीं देखा। अब जब मैं तैयारी करता हूँ तो अब मैंने पिछले साल का सब देख रखा है। अब मेरे को पिछले साल का सारा पता है, किस साल कौन सा क्वेश्चन आया था, उसका क्या आंसर होगा, सारा मेरे को मालूम है। इतनी बार पेपर कर चुका, लेकिन नहीं, पहले नहीं। लेकिन अब मैं आप मेरे से पूछो तो प्रीवियस ईयर करना जरूरी है, तो हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, 2-3 साल करो बस, ज्यादा जोर मत डालो दिमाग पे। अरे 20 ईयर्स। देखिए आजकल ना क्वेश्चन इतने हो जाते हैं कि आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब जब ऑब्वियसली बात है, आप पढ़ रहे हो, जब हम क्लास में ऐसा कुछ टॉपिक आता है ना, जब जिससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो टीचर साथ में बताते हुए चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, तो हो जाता। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर। लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। जब हम इस चैप्टर की प्रैक्टिकल क्लास रखेंगे तो मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, जनरली अंधेरा हो जाता है तो रेस का रास्ता पाथ विजिबल नहीं होता है, तो उसके लिए आसपास धुआं जलाना पड़ता है। पॉसिबली एट द एंड ऑफ द मंथ। सेकंड पॉइंट याद है क्या किसी को? वेरी गुड। कि हमने डिस्कस किया था कि मान लो ये एक सरफेस है और इस पे एक रे आगे गिरी, ये बाउंस बैक हो गई, तो जो ये इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों किस में लाई करेंगे? एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। बोलो बोलो, कैसे बताऊंगा मतलब? अच्छा क्लासेस, भाई मैं तो देखो सच बताऊं ना, मेरा बस चले, मैं तो रोज सुबह रख लूं। आई एम मोर देन हैप्पी सुबह पढ़ाने में। वो देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, मैं बताता हूँ मेजर प्रॉब्लम क्या रहेगी। मेजर प्रॉब्लम ये रहेगी कि हमें जो विंडो मिलेगी ना, वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मिलेगी, क्योंकि पहले किसी बच्चे के स्कूल खुले होंगे, जैसे 30 तारीख तक किसी ना किसी का स्कूल जरूर खुला होगा, फिर 1 तारीख से देखो 31 तक खुला है, फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 1, 2, 3, 4 तारीख को भी बुला लेंगे, फिर 1 हफ्ते मिलेगा बीच में, फिर 15 तारीख से कोई बच्चा होगा जिसके स्कूल खुल जाएंगे। अभी कल से छुट्टी है, देखो ये होती है जिंदगी। अब क्या करोगे? अब तो तुमने एडमिशन ले लिया है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कौन सी नॉर्मल? नॉर्मल एट द, हाँ बिल्कुल जरूरी है भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
मतलब लिख दो बेटर रहता है, मगर ऐसा कुछ नहीं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम। देखो, द मेजर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर इज अबाउट द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसे मिरर जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा सा कर्व हो। स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंसेज एंड ऑल। तो ऐसे सरफेस कर्व होगा, या तो अंदर की तरफ कर्व हो सकता है, या कैसे होगा, बाहर की तरफ कर्व होगा। हमें इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आप ना 9th क्लास तक 8th में पढ़ा होगा आपने कि एक प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। ठीक है, तो आई नो आप भूल गए होंगे, तो वो टॉपिक भी हमें करना पड़ेगा। 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, आपको लास्ट क्लास की ना बातें बड़ी काम आएगी यहाँ पे, जो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था। सवाल ये है कि प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है। अभी वर्चुअल और इरेक्ट पे पहुंचेंगे, धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले मुझे बताओ, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, या सेम साइज का होता है? सेम। तो मैंने कहा द साइज ऑफ इमेज इज सेम that of the object, कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के जितना ही होता है, बराबर होता है। सेकेंड, अब मान लीजिए दैट दिस इज द मिरर, ठीक है, एंड मान लो ये बॉडी मिरर है। अगर अभी मैं इस मिरर से, ध्यान से सुनना, मैं इस मिरर से इस पेन को अगर मैं 1 मीटर दूर रखता हूं तो इसकी इमेज कितना दूर बनेगी? 1 मीटर। अगर मैं 2 मीटर दूर रखूंगा तो अंदर कितना दूर बनेगी? 2 मीटर। 3 मीटर दूर रखूंगा तो कितना बनेगी? 3 मीटर। यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, अंदर इमेज भी उतनी ही दूर होगी, है ना। तो मैंने कहा द डिस्टेंस, ये मैं ऐसे लिख दूं, डिस्टेंस ना लिखें, द इमेज विल फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर कि इमेज मिरर में उतनी ही दूर बनेगी, कितना दूर? एज मच एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, कि ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में जितना दूर है इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। बोलो बात सही लग रही है, गलत लग रही है? ठीक लग रही है। अब दूसरा सवाल ये है कि गाइस, जब आपका सर ऊपर होता है और आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको सर नीचे दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं? आपको बताया था इन्वर्टेड या इरेक्ट। इरेक्ट, ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, ऐसी इमेज को क्या कहा जाता है? इरेक्ट। और गाइस हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको इसके साथ एक बात और बताई थी मैंने, वर्चुअल और रियल वाली। ठीक है, मैंने कहा था जब हम स्फेरिकल लेंसेज पर आएंगे, मिरर पर आएंगे, तब समझाऊंगा वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इरेक्ट इमेजेस होती हैं वो हमेशा वर्चुअल होती हैं। कैसी होती हैं? वर्चुअल, यानी वो इमेज असली नहीं है, नकली है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? द इमेजेस, क्योंकि इरेक्ट तो है हमें पता है, मैंने कहा इरेक्ट है तो अपने साथ क्या प्रॉपर्टी लेकर आएगी? वर्चुअल। तो मैंने कहा था इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप मुझे देख रहे हो,
तो ऑब्वियसली बात है आपकी आई में, असल में आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो ये आपकी आई बॉल है। आई बॉल में पीछे वाले पोर्शन को बोलते हैं रेटिना। किसी को याद है ऐसा कुछ पढ़ा है? जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो रेटिना पर इमेज बनती है और तब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। राइट नाउ आप मुझे देख रहे हो, आपको मैं सीधा दिखाई दे रहा हूँ, उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, तो क्या मेरी इमेज आपकी आई में वर्चुअल बन रही है? द आंसर इज नो। लेकिन सर अभी तो आपने बताया कि अगर इमेज इरेक्ट है तो वो वर्चुअल होगी। असल में क्या होता है, असल में जो आपकी आईज पर मेरी इमेज बनी वो इमेज कैसी बनी है? रियल। कैसी बनी है? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इनवर्टेड। कैसी होती है? इनवर्टेड। यानी अभी आप जब मुझे देख रहे हो, आपकी रेटिना पर आई बॉल जो है, उसकी रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो ऐसे सीधी नहीं बन रही, वो कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जा रही है तो ब्रेन उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? सीधा इंटरप्रेट कर रहा है। आप मुझे देख रहे हो, इमेज उल्टी बनी, ब्रेन ने उस उल्टी इमेज को दोबारा उल्टा कर दिया, तो आपको मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ? सीधा दिखाई दे रहा हूँ। तो याद रखना है, जो आपकी आईज में इमेज बनी वो कैसी बनी? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इनवर्टेड। यानी मेरी जो इमेज अभी आपकी आईज में बन रही है वो उल्टी बन रही है, लेकिन ब्रेन उसको दोबारा से फ्लिप कर दे रहा है, तो आपको मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ? इरेक्ट दिखाई दे रहा हूँ। तो वो जो इमेज है वो कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड। हाँ, इन्वर्टेड है तो रियल है। ब्रेन अगर तो सब कुछ उल्टा दिखाई दे। जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में पहुंच रही है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको वापस से क्या कर देता है? फ्लिप कर देता है। फिक्स स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ऐसे मतलब जनरली आप अगर सोचो, आप मतलब ये ब्रेन का फंक्शन है कि ब्रेन क्या कर रहा है, जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो उसको उल्टा कर कर ये इंटरप्रेट कर रहा है, तभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि सीधा। अदरवाइज जो इमेज बनी दैट इज अपसाइड डाउन। अब फंक्शनिंग है, अब आप पूछ रहे हो कैसे कर रहा है? अब फंक्शन है उसका कि वो ये काम कर रहा है, उसको फ्लिप कर दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है ही नहीं, हो सकता नहीं, है ही नहीं। इमेज ही नहीं बनेगी। आप अगर स्क्रीन ही गायब कर दोगे, ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है, स्क्रीन ही गायब कर दोगे तो इमेज कैसे बनेगी? तो भी नहीं बनेगी, डाइवर्ज हो जाएगा, यहाँ पर रेस पहुंचेगी नहीं, तो इमेज बनेगी नहीं। अगर मुझे उल्टा कर दो, देखो वो तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर उल्टा कर दूंगा यशवीर। मैं तो आपको कही थी, आप बताई नहीं। किसको कहा था? आंख को। करके देख सकते हैं वैसे हम ये प्रैक्टिकली। अगर हम आंख को उल्टा करें, मतलब यशवीर को उल्टा करेंगे तो आंख तो उल्टी हो जाएगी। We are talking about something which is practically possible. हाँ जी, ये कहाँ से मिल गया तुम्हें? भाई ये सब कर लो, ये तो होता रहेगा। फैन बेस। मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है? अब आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, आप मिरर के आगे खड़े होते हो, आप अपना राइट हैंड रेस करते हो, तो जो मिरर में इमेज होती है वो कौन सा हैंड रेस करती है? लेफ्ट हैंड रेस करती है। हाँ हाँ, लेकिन हमें तो ऐसा इंटरप्रेट होता है कि उल्टा दिख रहा है। हाँ वो नहीं, मिरर के लिए आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप रेस करो राइट, वो लेफ्ट रेस करेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ, पढ़ाने का रिदम कब बिगड़ता? पढ़ाने का रिदम तब बिगड़ता
जब मैं सारा घर से याद करके आया होता तो मुझे होता कि यार मैं भूल गया बीच में। अब चल रहा है क्वेश्चन, जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब ये होता है कि समझ रहा है। अब जब सारे बुत बनकर बैठ जाओ, आओ मेरी बात सुन, अरे सुन लो, ये एक एरो है और मैंने इसके आगे मिरर रख दिया, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, समझ रहे हो, ऐसी बनेगी। जो सबसे पास है वो सबसे पास दिखाई देगा। यानी जब मैं राइट हैंड ट्रेस कर रहा हूं तो वहां पे कौन सा हैंड ट्रेस हो रहा है, लेफ्ट ट्रेस हो रहा है, यानी राइट को लेफ्ट बना रहा है, लेफ्ट को राइट बना रहा है। ये जो अभी हमने डिस्कस किया था ये अपसाइड डाउन टर्न कर रहा था, अपसाइड डाउन, तो इसे इन्वर्टेड बोल रहे थे। लेकिन ये क्या कर रहा है ना, ये कुछ ऐसी इमेज को ऐसा बना दे रहा है। काम तो उल्टा ही हो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली हो रहा है। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, लेटरल। क्या वर्ड यूज होता है, लेटरल। तो ये मतलब लेटरल तो लेटा हुआ मान लो, तो ये लेटरली इसको उल्टा कर रहा है, तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। अब जनरली मान लीजिए कि एक मिरर है और आप अपनी बुक को लेकर ना ऐसे मिरर के आगे खड़े हो जाएं और मिरर में पढ़ने की कोशिश करें, क्या ठीक से पढ़ पाओगे, नहीं, उल्टा दिखाई देगा। तो कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जब हम चाहते हैं ऐसा काम ना हो। जैसे आप एम्बुलेंस जा रही है गाड़ी के पीछे, नाउ व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग इनसाइड अ कार, वहां पर रेयर व्यू मिरर लगा है, ठीक है, वो रेयर व्यू मिरर में देख रहा है कि पीछे क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। पीछे मुझे दिख रहा है गाड़ी आ रही है, गाड़ी दिख रही है भाई, आ रही है गाड़ी, कैसी दिख रही है इससे कोई लेना नहीं है। लेकिन अगर उस गाड़ी पे कुछ लिखा हो, जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में लिखा होता है एम्बुलेंस, अब मैंने देखा मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, क्या मैं ठीक से पढ़ पाऊंगा, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तो वो क्या करते हैं, वो एम्बुलेंस को लिखते ही इस तरीके से हैं कि जब एक पर्सन पढ़े, अच्छा वो उल्टा लिख देंगे, लेटरली इन्वर्टेड। समझो जरा, ऐसे मुझे पढ़ना है, उन्होंने लिख दिया ऐसे, तो वो क्या करेगा, वापस से उसे मिरर ऐसे कर देगा तो मुझे सीधा दिखाई देगा। एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है किसी ने, दिखाऊं या देखा है सबने, देखा है सबने, तो इसी बेसिस पे लिखा होता है। ले भाई देख ले, नेट भी नहीं है। ये कौन था, मुझे आ गए, वो ये कह रहा है कि मजे आ गए। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है ये तो इसे ही पता, नाम तो तुम्हारे लग रहा है। अगर क्या हो गया, नाम वाईफाई का नाम, क्या लिखा है, एम्बुलेंस रिटर्न ऑन एम्बुलेंस। देखो ऐसा लिखो, ऐसा लिखा होता है। अब जब ये मिरर में देखते हैं तो ये सीधा लिखा दिखाई देता है। ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, हैं? अगर तुम्हें एम्बुलेंस उल्टा लिखा दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद तुम उसके अंदर होने वाले हो। उल्टा कब दिखेगा, जब एम्बुलेंस तुम्हारी तरफ चलती हुई आ रही है और तुम उसको सीधा देख रहे हो, ऐसे ही होगा। लेकिन व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड अ कार और आप रेयर व्यू मिरर में देख रहे हो, तो वो क्या करेगा, उसे लेटरली इन्वर्ट कर देगा। भाई भाई दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा, तुम्हें अपनी गाड़ी चला रहे हो और पीछे से एम्बुलेंस, हाँ, अभी जो गाड़ी चला रहा है उसके सामने से एम्बुलेंस ऐसे आएगी तो वो एम्बुलेंस के अंदर चला जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं,
the image formed is laterally inverted. इमेज जो है वो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड. देखिए मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं. अब हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ओनली. ठीक है, पहले सारा रिफ्लेक्शन. देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर. नाउ व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? देखिए ऑब्वियसली बात है, मिरर तो हम सब जानते हैं. अब सवाल है स्फेरिकल का मतलब क्या है. तो मैंने कहा गाइस, एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा हो? कर्व हो. चाहे अंदर की तरफ कर्व हो, चाहे बाहर की तरफ कर्व हो, चाहे कर्व्ड इनवर्ड हो, चाहे कर्व्ड आउटवर्ड हो. तो मैंने कहा द मिरर whose reflecting surface is curved is known as spherical mirror. ये यहां से पॉलिश हो रखा है तो इसका सरफेस मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है. जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो यहाँ पर है. हाँ जी बोलो तेजस. बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ क्यों जरूरत पड़ी. अटेंडेंस बोलो फिर समझाता हूँ. हाँ जी देखिए, तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि स्फेरिकल मिरर कौन से मिरर हैं? स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होने वाला है? कर्व्ड होने वाला है. अब कर्व्ड कैसे हो सकता है? आइदर इट विल बी कर्व्ड इनवर्ड और इट विल बी कर्व्ड आउटवर्ड. तो इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड, दैट टाइप ऑफ मिरर विल बी नोन एज कॉन्केव मिरर, and if it is curved outward, that type of mirror will be known as convex mirror. In this chapter we are going to study about the convex and concave mirror and what type of images will they be forming. This is something we need to discuss. बोलो तेजस क्या कह रहे थे आप? तेज हाँ अब मैंने सुन लिया था, कुछ नहीं याद आ गया मुझे कि सर कर्व्ड मिरर की जरूरत क्यों है. कर्व्ड मिरर की जरूरत मैं आपको समझाता हूँ. एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से जो याद भी रखना, पेपर में भी पूछा जाएगा. अगर हम सब डिस्कस कर रहे हैं तो भाई ऐसा कुछ डिस्कस करें जो पेपर में आए. तो जो रियर व्यू मिरर होता है, वैसे तो बहुत आगे का टॉपिक है लेकिन सुन लो, समझ आएगा आप लोगों को. जो रियर व्यू मिरर होता है, यानी जो गाड़ियों में साइड में लगा होता है पीछे देखने के लिए, वो हमेशा कन्वेक्स मिरर होता है. सर कन्वेक्स मिरर क्यों होता है? क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है
ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिस्ड। कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिस्ड। याद होगा आपको लास्ट क्लास में डिमिनिस्ड के बारे में डिस्कस किया था। डिमिनिस्ड मतलब छोटी। अब सोचो जरा, एक मिरर है, छोटा सा मिरर है, उसमें जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा या कम एरिया कवर करेगा? ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक बड़ा दिखाई दे चाहे छोटा दिखाई दे, मुझे पता लग गया ट्रक आ रहा है, कोई फर्क पड़ेगा मुझे? नहीं, मुझे बस ये पता लगाना है ट्रक हो। तो इस वजह से जो रेयर व्यू मिरर है उनमें कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, बिकॉज दे फॉर्म द स्मॉलर इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ड्यू टू विच दे कैन कवर अ लार्जर एरिया, so that the person sitting inside the car is able to see a wider view of the behind. Understood? नहीं, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया मैंने कि क्या जरूरत है, यहाँ जरूरत है। अब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, डेंटिस्ट को ना आपके टीथ को देखना है, और बड़ा देखना है छोटा देखना है? बड़ा देखना है, तो वो कॉनकेव मिरर का यूज करता है ताकि जो टीथ है वो थोड़े से कैसे दिखाई दे? बड़े। अब बोलो सर मिरर थोड़ा ना करेगा, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेगा ताकि बड़ा हो जाए। लॉजिक तो ये बोलता है, लेकिन मानो उसे आपके टीथ का ना ये वाला पोर्शन देखना है, फिर तो क्या करेगा? कनकेव मिरर को आपके माउथ में डालेगा और उस मिरर में इसकी क्या देखेगा? एक इमेज देखेगा। और कैसी इमेज देखेगा? बड़ी इमेज देखेगा। बड़ी इमेज को क्या बोलते हैं? एनलार्ज इमेज देखेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ गए? अलग अलग चीज। मैग्नीफाइंग नहीं, एनलार्ज वर्ड एनलार्ज ही रहेगा। अब आपने मेरे से पूछा नहीं, क्या नहीं पूछा आपने? आपने ये नहीं पूछा मेरे से कि सर मिरर कर्व्ड, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड है, तो इसे कर्व्ड मिरर कह दो। आप स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे? बिल्कुल। मान लो कि हमारे पास एक स्फेयर है। आई डोंट नो ये स्फेयर इतने अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, करके देखें। पृथ्वी लग रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, हमारे पास अभी कोई बॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? ये एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, और मैंने क्या किया, मैंने इसका ना एक इतना पोर्शन कट कर लिया, इतना पोर्शन कट कर लिया। मानो इसमें से ही मैंने क्या किया, मैंने इसका इतना पोर्शन कट कर लिया, ठीक है? जब मैं इतना पोर्शन कट करूंगा तो जो सरफेस बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और मैंने इसको यहां से पॉलिश कर दिया, तो ये अब कर्ड इनवर्ड है, कर्ड आउटवर्ड है? कर्ड इनवर्ड है, तो कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव। कौन सा मिरर बना? कॉनकेव। सर वो आपने ऐसे काटा तो मैं वो लाइन को से करके कौन सी लाइन? सर बीच में स्ट्रेट। ये एक होलो स्फेयर है। होलो है मतलब अंदर से खाली है। माय मिस्टेक, मुझे बताना चाहिए था पहले। खाली मतलब एक, मतलब जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल अंदर से खाली होती है, नहीं समझे? एक वाटरमेलन है, दैट इज अ सॉलिड स्फीयर, उसमें अंदर भरा हुआ है वाटरमेलन। एक फुटबॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल अंदर से खाली होती है, भरी होती है, होलो है। अब उसे मैं काटूंगा तो कुछ ऐसा सही पोर्शन मिलेगा मुझे, ठीक है? कोकोनट मान लो। हाँ। और अगर मैं यहां से काटता और यहां से पॉलिश कर देता तो कैसा मिरर मिलता? कॉन्वेक्स मिरर। बिकॉज these mirrors, whether we are talking about the concave mirror or we are talking about the convex mirror, these mirror are a part of a sphere, are a part of a hollow sphere, so that's why they are known as spherical mirror, they are known as spherical mirror. next class में ना हम कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे? यानी कुछ टर्म डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है, अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है तो इसका कोई सेंटर होगा, इसके सेंटर को, जो स्फेरिकल मिरर है, अब जब मैं मिरर बनाऊंगा तो क्या मुझे ये सेंटर दिखाई देगा? नहीं, वो सेंटर दिखाई नहीं देगा, मगर वो वहां पर है। क्यों? क्योंकि सर आप इस मिरर को अगर कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक स्फेयर बनेगा। क्या बनेगा? एक पूरा स्फेयर बनेगा, और स्फेयर का क्या होगा? एक सेंटर होगा।
तो उस सेंटर को हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दे देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये रेडियस है, सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको क्या नाम दोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अलग अलग टर्म्स आप देखोगे, ठीक है। फिर जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका कोई सेंटर होगा, इसको आप क्या नाम दोगे? पोल। ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत डीपली बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन लो, समझ लो कि क्या क्या टर्म्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने पढ़ा पोल। बेसिकली पोल कहाँ प्रेजेंट होगा? पोल गाइस यहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये पोल है। तो आप जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन पढ़ोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, आप जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, अब हो सकता है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बहुत छोटा सा हो, जैसे ये वो मिरर हो जो लड़कियां अपने पर्स में रखती हैं छोटा सा। यह हो सकता है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा कैसे? आपने देखा होगा काफी बार जब आप टर्न्स ले रहे होते हो, कोई बहुत शार्प टर्न होता है तो साइड में मिरर लगा होता है, एक देखा है? ऐसे गोल सा मिरर लगा होता है। वो बड़ा सा मिरर हो या छोटा सा मिरर हो, तो यानी कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ क्या है? उसको हम नाम देते हैं अपर्चर। क्या नाम देते हैं? अपर्चर। द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी, पी और सी के मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक लाइन, एक पॉइंट प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या नाम देंगे? फोकस। फोकस मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा जैसे आज समझा रहा हूँ। आज तो मैंने क्या बोला? सेंटर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट है वो फोकस है, मगर नहीं, एक बिल्कुल नया कंसेप्ट पढ़ेंगे फोकस का। फिर बोला जाएगा आपको पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, डिनोटेड बाय आर, डिनोटेड बाय सी। ठीक है, वो अलग है, वो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट करोगे। वो आगे पढ़ोगे, इमेज का होता है, वो यहाँ पे नहीं। वो कुछ रह तो नहीं गया? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस रह गए। फिर आपको बताया जाएगा कि एक इमेजिनरी लाइन है जो है नहीं, सिर्फ हमने मान रखी है, एक ऐसी लाइन जो पोल से भी पास करे और जो पोल से भी पास करे और कहां से पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ जाओ, ये पोल से भी पास करिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करिए। ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये सच में नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन में है सिर्फ। ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सबकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये तो बस एक छोटा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। बताओ, अगर किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछो। हाँ पूछो। अच्छा, वीडियो बंद करूं? ऐसा क्या भाई, आज सवाल पूछो। मैं डर गया।